दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त कमजोरी और उतार चढ़ाव का माहौल है। एक और चीन की चिंताएं बाजार को सता रही है, तो वहीं अमेरिकी बाजार भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। अब इन सब के बीच में करेंसी मार्केट में जबरदस्त हलचल है। इमर्जिंग मार्केट्स पर बड़ा दबाव है, एफआईज पैसा निकाल रहे हैं और उसका असर पड़ रहा है भारतीय बाजारों पर भी। लेकिन इस बीच सब लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के बाजार ज्यादा बेहतर स्थिति में, हमारी इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ हो रहा है उससे हम कितना बच सकते हैं, कितना कमजोर होंगे और कब रिकवर होंगे और कितना, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप इस वक्त जरूर जानना चाहते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये भी जानना चाहते हैं कि फिर कब कहां निवेश किया जाए। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी आवाज को सबसे रिलायबल माना जाता है हिंदुस्तान के बाजारों में। और जब आप विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो एक ऐसी एफआई जो हिंदुस्तान के बाजारों में सबसे पुराने समय से है और सबसे ज्यादा उन्हें महत्वता दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मॉर्गन स्टैनली की और हमारे साथ हैं इस वक्त मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई साहब। रिदम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे खास वक्त समय निकाला जब वाकई में लोग जानना चाहते हैं कि सारे फॉरेन इन्वेस्टर सोच क्या रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में। थैंक यू अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक माहौल थोड़ा नरम है। पिछले 5-7 सालों में दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने बहुत क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है, जैसे कि हम कहते हैं पैसा डाला है। लेकिन जो ग्लोबल ग्रोथ में रिकवरी होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो आ नहीं रही है। तो अब उसके कारण ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में, और पहले हुआ कमोडिटी मार्केट्स में और अब इक्विटी मार्केट्स में, ये एक तरह का वीकनेस है, नर्वसनेस है। और वही चीज इंडिया में नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया भी पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट है, तो हम लोग ज्यादा दूर तो रह नहीं सकते हैं। अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी आ रही है तो हमें इफेक्ट होगा। इंडिया की सिचुएशन, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, बेहतर है मैक्रो वाइज। लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ वीक है, और हमने जैसे मॉर्गन स्टैनली ने इस महीने की शुरुआत में ग्लोबल ग्रोथ के एस्टिमेट्स भी काटे हैं, तो उसका थोड़ा इफेक्ट तो इंडिया पे आएगा। उससे मुझे बड़ा डर लगा एक्चुअली। जनरली मैं ये मानता हूं और जानता हूं कि आप काफी लंबे समय से हिंदुस्तान के बाजारों पर बुलिश रहे हैं और आपने काफी एग्रेसिवली तेजी की बात भी की, रीजन भी सही है। लेकिन जब मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कट आया तो मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है। सेंसेक्स का टारगेट जो कट किया, क्या इसके पीछे इंडिया स्पेसिफिक रीजन है या फिर ग्लोबल रीजन है जो आपने टारगेट सेंसेक्स का घटाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल कारण है। और ग्लोबल जो वीकनेस आ रहा है चाइना को लेके, और जो अमेरिका में उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है फेड हाइक के, फेडरल रिजर्व के रेट हाइक पे, उसके कारण जो अनसर्टेनिटी है वही रिफ्लेक्ट करता है। और पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क है इंडिया में वो ग्लोबल है। आज भी मैं वही बात कहूंगा। डोमेस्टिक फैक्टर्स इंडिया के काफी स्ट्रांग है और डोमेस्टिक फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो रिकवर हो रहा है, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ का जो प्रेशर है वो बरकरार है और उसके कारण थोड़ा हेडविंड कहते हैं जैसे अंग्रेजी में, थोड़ा दबाव है उसके कारण। हफ्ते 2 हफ्ते तक सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे थे, मैं जहां भी आता हूं, कि 2008 जैसी सिचुएशन तो नहीं है। अब हफ्ते भर से सवाल थोड़ा सा बदला है। हाँ। अब ये पूछ रहे हैं कि चीन से जितनी बुरी खबरें आनी थी आ गई ना, अब और तो कुछ नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली आप अगर बाजार ग्लोबल मार्केट कैप, पूरी दुनिया का जो मार्केट कैप है उसको अगर आप देखें तो 2008 में कुल मिला के $12 ट्रिलियन की गिरावट आई थी। टॉप से लेके लो तक $56 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, वो गिर के 44 हो गया। इस बार अगर हम माने कि जो अभी पिछले दिनों में अगर ये बॉटम हुआ हो, तो टॉप से लेके बॉटम तक $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप निकल गया। तो ये ज्यादा फर्क नहीं था, बट आप देखो इंडिया में फर्क है। उस समय हमारा इंडेक्स करीब 22,000 के आसपास, 21,500 वाला 8,000 हो गया था। इस बार 29,000 वाला 25,000 हुआ। तो आपको ये फर्क दिख रहा है रिलेटिव। उस समय क्राइसिस अमेरिका में हुई थी, इस समय अगर हम बोल सकते हैं क्राइसिस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि क्राइसिस है नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था वो चाइना से आया। तो सबसे ज्यादा गिरावट चाइना में आई, लेकिन इंडिया को भी थोड़ा असर पड़ा। लेकिन जो असर पड़ा वो 2008 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो मार्केट कैप इरोजन ग्लोबली बहुत $12 ट्रिलियन हुआ था, इस समय $10 ट्रिलियन हुआ है। लेकिन रिदम सर, जो ग्लोबल मार्केट्स महीने 2 महीने तक पहले तक सारे के सारे रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड कर रहे थे, लाइफ टाइम हाई बनाए। 2008 से लेकर अब तक सिचुएशन क्या बदली है? सिर्फ ये नहीं कि सेंट्रल बैंक से जमकर पैसे डाले हैं सिस्टम में, जिसको जितनी लिक्विडिटी चाहिए लेकर जाइए। अब बड़ा सवाल है कि ग्रोथ कहाँ है? 2 इंजन है, एक चाइना जो ठंडा हो रहा है
दूसरा इंजन यूएस है, वो पता नहीं गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब टेक ऑफ करेगा। तो फिर ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स क्या आपको लगता है कि और ज्यादा कमजोर होंगे? नहीं, हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा। जो तेजी बरकरार थी सब जगह, उसमें से आई थिंक जो अभी बाहर निकलेगा वो ये है कि कुछ कुछ बाजारों में तेजी रहेगी और कुछ कुछ बाजारों में नहीं आएगी तेजी। और एक्चुअली अगर आप देखिए तो अगस्त की बात कीजिए तो जब ये गिरावट आई उसके पहले की बात, तो कुल मिला के कुछ 25 या 26 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, 26 हैं, उसमें से 23 इमर्जिंग मार्केट्स ऑलरेडी मंदी में थे, जिनकी मार्केट्स में 25 से 30% की गिरावट आ चुकी थी। सिर्फ 3 या 4 बचे थे, उसमें से एक इंडिया था। तो इंडिया में आपको 20% करीबन गिरावट मिल गई, लेकिन वो मार्केट्स तो और भी गिरे वहां से। तो इंडिया के गिरने से पहले वो ऑलरेडी 25% गिर चुके थे, 23 आउट ऑफ 26 मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास को आप देखिए तो वो भरपूर मंदी में था। वहां पे मंदी जोर शोर में चल रही थी क्योंकि स्ट्रक्चरली उनको प्रॉब्लम हो गया है, ज्यादा कर्ज हो गया है और ग्रोथ नहीं है, और कई कई जगहों पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो रिफॉर्म्स की कोई फंक्शन, हाँ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो गया है। तो इमर्जिंग मार्केट में ये जोर से मंदी चल रही थी और उसका इफेक्ट एक्चुअली अमेरिका पे पड़ा है। अब 2008 में देखिए अमेरिका में जो हुआ उसका असर सब जगह पड़ा, लेकिन इस समय इमर्जिंग मार्केट में जो हो रहा है उसका असर, अगर आप फेड का भी एक स्टेटमेंट था 1 महीने पहले, उस पर गौर कीजिए तो पहली बार फेड ने बोला था कि इंटरनेशनली जो हो रहा है उसको हम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण जो डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है उसके कारण से यूएस इकोनॉमी में वीकनेस आ जाएगी। तो पहले कभी फेड ने इंटरनेशनल के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वो इतना प्रेशर आ रहा था, और अब भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स ट्रेड वेटेड बेसिस पे रोज नया हाई बना रहा है। तो ये प्रेशर आ रहा है अमेरिका पे भी, तो इसका असर इमर्जिंग मार्केट से। तो इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास आज के दिन में बहुत मंदी में है, और ये हो भी सकता है कि इट इज रेडी फॉर अ डेड कैट बाउंस, क्योंकि इतनी मंदी हो गई है कि अब शेयर्स वहां पे काफी गिर चुके हैं। आवाज स्टेशन में रिदम देसाई से खास बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे बाजार पर उनकी राय छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीधी सी आवाज पर। आज है हमारे साथ खास मेहमान रिदम देसाई, एमडी मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और बात कर रहे हैं हम उनसे दुनिया भर के बाजारों की। जनरली पहले पोर्चुगल, ग्रीस, स्पेन की प्रॉब्लम होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अमेरिका को, होती होगी एक आध देश उड़ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, हार्डली जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ है पूरे दुनिया में। लेकिन चाइना की मंदी, इमर्जिंग मार्केट्स की मंदी को अमेरिका जिस तरह से देख रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है, आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या रेट हाइक होगा या नहीं होगा? होगा तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है या नहीं, और नहीं होगा तो अच्छा है नहीं? आप कैसे पढ़ रहे हैं सर? आई थिंक एक स्टेटिस्टिक है जो मुझे यहाँ कहनी पड़ेगी। अगर आप 2 महीने पहले की बात है, क्योंकि उसके बाद डॉलर काफी बढ़ चुका है, एशिया पैसिफिक एक्स जापान को नहीं लेते, जीडीपी जो है वो करीबन $18 ट्रिलियन था। ओके, अमेरिका $16 ट्रिलियन है। तो हम जहां बैठे हैं वो पूरा जो ब्लॉक है उसका जीडीपी अमेरिका से बड़ा है। तो अब यहाँ जो होता है वो दुनिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, हमारा ब्लॉक अमेरिका से बड़ा हो गया, ये पहले नहीं था। अच्छा फील हो रहा है ये सुनकर। नहीं, अब उसमें अभी अच्छा फीलिंग बराबर है, लेकिन वो उस 18 ट्रिलियन में से $10.5 ट्रिलियन चाइना से आता है। ओके, चाइना डोमिनेंट है, चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है। तुलना में मैं आपको एक कंपैरिजन दूं, जापान $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत छोटी हो गई है। तो चाइना में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया पे आना तो निश्चित ही है, और प्रॉब्लम हो रहा है चाइना में, क्योंकि आज 20 महीनों से वहां पे पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स गिर रहा है, तो डिफ्लेशन जिसे कहते हैं वो हो रहा है। मतलब आप अगर कुछ बनाते हो तो उसके भाव गिरते रहे। अब पिछले जो स्टेटिस्टिक है वो 6% हो गया है पीपीआई डिफ्लेशन, मतलब 6% ईयर ऑन ईयर फॉल हो रहे प्राइस में। तो आपको प्रोडक्शन करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा। ओके, और जो खरीदार है उसको भी कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो भाव गिर रहा है तो मैं आज क्यों खरीदूं, जितना रुक के लूंगा उतना सस्ता। एग्जैक्टली। तो ये जो स्लो डाउन आ रहा है चाइना में वो काफी रियल है, और उसके कारण पूरी दुनिया पे असर हो रहा है, क्योंकि $10.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये छोटी इकोनॉमी नहीं है। इंडिया में अगर प्रॉब्लम होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम $1.5-2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चाइना इज वेरी बिग। तो चाइना को देखकर फिर फेड रेट हाइक नहीं करेगा, या फिर अपनी इकोनॉमी के डेटा पर ही वो डिपेंड करेंगे? और दूसरी बात है कि फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? नहीं, अब
फेड का ये सिचुएशन है कि पहले तो वो इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, देख नहीं रहे थे क्योंकि इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब इम्पैक्ट आने लगा है। अगर आप देखिए जो कल डेटा आया इंपोर्ट प्राइसेस यूएस में एक्स ऑयल एक्स एनर्जी वो 3 या 4% से गिरे हैं ईयर ऑन ईयर। तो फेड का एक टारगेट है कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आना है, लेकिन वो वहां जा नहीं रहा है। उनका लेबर मार्केट रिकवर हो रहा है लेकिन इन्फ्लेशन वापस नहीं आ रहा है। देखो फर्क देखो उनके यहाँ वो महंगाई बढ़ाने के चक्कर में हम घटाने के चक्कर में। तो इसीलिए इंडिया का सिचुएशन काफी स्ट्रांग है क्योंकि बहुत अलग सिचुएशन, हमारा ऑपोजिट विपरीत सिचुएशन है दुनिया से, लेकिन वो महंगाई आ नहीं रही है तो उनके लिए भी कठिन हो गया है रेट हाइक करना इमीडिएटली। तो अब जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में तो नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि दिसंबर में होगा, लेकिन जरूर से होगा। अगर आप सितंबर में कर देते तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छा होता, बिकॉज यहाँ पे जो आरबीआई का पोजीशन है उनके लिए ये फेड का रेट हाइक पीछे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया को एक्चुअली रेट काटने हैं अनेक कारणों से। सबसे बड़ा जो कारण है ये है कि हमारी डोमेस्टिक सेविंग रेट अभी बढ़ रही है, और आप डिपॉजिट ग्रोथ को देख लीजिए, इक्विटी मार्केट के फ्लोज को देख लीजिए, तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि रियल रेट इतना हाई हो जाए कि सेविंग्स इतने बढ़ जाए कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाए। अब आप बोलोगे करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो माहौल दुनिया में आज है, अगर इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया तो इट विल बी अ सिग्नल कि यहाँ ग्रोथ नहीं है और फिर यहाँ लोग इक्विटीज बेच के चले जाएंगे। तो हमें करंट अकाउंट सरप्लस नहीं करना है, उतनी सेविंग्स को बढ़ोतरी नहीं देनी है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है, कंजम्पशन को भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है, ये तो सबको पता चल गया, अब फोकस ग्रोथ पे करना चाहिए, राइट? ये आपका मैसेज है अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ये सही वक्त आ गया है कि 29 सितंबर को आरबीआई गवर्नर एक दमदार कट दे, ये 0.25% वगैरह ये नहीं, आधा % दे, एग्रेसिव बोले कि भाई हम ग्रोथ पर पुश करना चाहते हैं, तो मूड बनेगा एफआईएस का? मूड तो एफआईएस का बना हुआ है, बेच तो रहे नहीं, वो इमर्जिंग मार्केट के आउटफ्लोज के कारण। अगर आप उनकी पोर्टफोलियोज में देखें तो इंडिया ओवरवेट है, और बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया सबसे बड़ा ओवरवेट है। मॉर्गन स्टैनली के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी इंडिया सबसे बड़ा ओवरवेट है। तो एफआईएस इंडिया पे बुलिश है, लेकिन उन्होंने जो बेचा है माल पिछले महीनों में, वो क्योंकि उनको आउटफ्लोज आ रहे हैं तो क्या करें, क्योंकि अगर वो नहीं बेचे तो उनका ओवरवेट बढ़ता जाएगा। ओके, तो एक्चुअली उन्होंने आउटफ्लोज के कारण बेचे, इंडिया स्पेसिफिक कोई कारण नहीं था उनका। थोड़ा सा भय था, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में अगर आप पैसा बना रहे हो और बाजार मंदी में जा रहा है तो आपको ये चिंता बनी रहेगी कि ये गेन्स मेरे, ये जो प्रॉफिट है वो उड़ ना जाए, तो एक बार आप बेच भी सकते हो। तो वो भय था। मैं अभी पिछले हफ्ते यूरोप से आया, सभी इन्वेस्टर को मिला, एक इन्वेस्टर को छोड़ के सब लोग इन्वेस्टर इंडिया में ओवरवेट है। लेकिन सब ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमें ये बेचना पड़ेगा पोजीशन, तो सब दरवाजे पे खड़े हैं। तो नर्वसनेस तो है, बिल्कुल सही, नर्वसनेस तो है। तो इमर्जिंग एसेट क्लास में अगर प्रॉब्लम और डीप हो गया तो इंडिया में बिकवाली जारी रहेगी। अब रही बात आरबीआई की, तो उनकी जो पोजीशन है ये है, 2-3 पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहता हूं। पहली बात है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जुलाई 2013 से आज तक 2 साल में बहुत मेहनत की है उन्होंने इंडिया की ये सिचुएशन लाने में, जहां पे हम इंडिया को इतना अच्छा मैक्रो मानते हैं। लोग भूल गए कि सिर्फ 2 साल पहले इंडिया वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, तो वहां से टर्न अराउंड हुआ है। तो अगर आपने कुछ काम किया है और उससे टर्न अराउंड हुआ है तो थोड़ा तो हेजिटेंट होगा आदमी कि उसको शिफ्ट करे पॉलिसी को। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में आज प्रॉब्लम है, हमारे पास तैयार है वेपन, अस्त्र तैयार है, हम कभी भी रेट काट सकते हैं। तो उसको अगर हम आज यूज कर दे, ओके, तो फिर कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो गया दुनिया में तो फिर इंडिया भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये एक दूसरी थॉट है। तो तीसरा थॉट ये है जो आरबीआई बार बार कहता है कि इंडिया के पास $400 बिलियन के रिजर्व्स है, जबकि चाइना के पास $3.5 ट्रिलियन के रिजर्व है। तो चाइना की तुलना में इंडिया कैन नॉट परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। हमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बाकी लोगों को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। और ये अगर आप पिछले 20 साल का डेटा देखिए तो बहुत बार होता नहीं है कि फेड हाइक कर रहा है और इंडिया काट रहा है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो आरबीआई का जो हेजिटेंस है ये आई थिंक जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको तो
एक बार पॉलिसी रेट कट कर दिया फिर उसके बाद पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये 29 सितंबर वाला मामला थोड़ा 50-50 हो गया है, क्योंकि ये जो सब हुआ है लास्ट एक महीने में उसके कारण 50-50 हो गया। अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे एक महीने पहले पूछा होगा तो मैं कहता कि 100% हो जाएगा, रेट कट पक्का है, अपना रेट कट पक्का है। लेकिन अब मुझे थोड़ा डामाडोल लग रहा है सिचुएशन, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि करना चाहिए और जोर से करना चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन करेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। ये बात सही है, लेकिन हाँ करना चाहिए। हाँ, मुझे करना नहीं है ना, राजन साहब को करना है तो बहुत फर्क है। बिल्कुल, हम तो मांग कर सकते हैं। आवाज स्टेशन में रिदम देसाई से खास बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे बाजार पर उनकी राय छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीबीसी आवाज पर। आज है हमारे साथ खास मेहमान रिदम देसाई, एमडी मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और बात कर रहे हैं हम उनसे दुनिया भर के बाजारों की। रिदम सर, जनरली सितंबर का महीना बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है ट्रेडिशनली, एक आध साल छोड़ दे बाकी इस तरह की स्विंग्स होती है। क्या लग रहा है 7500 ये जो हम घूम फिर के देख के आए हैं, ऑलमोस्ट बॉटम टाइप के लेवल हैं, ये समझना ठीक है, हालांकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है मैं जानता हूं, लेकिन क्या ये वो लेवल से जो बेहद अट्रैक्टिव है और उन्हें अगर बॉटम समझकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं? आपके दर्शकों के साथ ये पहले भी बात हो चुकी है कि इक्विटीज में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना। हर 15 दिन, हर 30 महीना आप पैसा लगाते रहो, आपको लेवल मिलते जाएंगे और लॉन्गर टर्म में ये स्ट्रैटेजी सबसे सक्सेसफुल है। मार्केट की टाइमिंग में तो एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं और कभी कोई कॉल ठीक लग जाता है, कभी कोई कॉल खराब हो जाता है, तो ये एवरेज आउट हो जाता है। तो मैं ये मानता नहीं हूं कि ये कॉल करना चाहिए बॉटम है नहीं है। हाँ, ये कहना जरूरी है कि शेयर्स काफी अट्रैक्टिव हो गए। ऑब्वियसली फरवरी मार्च में 9000 का इंडेक्स था, आज 7500 है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ही अट्रैक्टिव हो गए। ग्रोथ मेरे हिसाब से इंडिया में रिकवर हो रहा है, स्लोली लेकिन रिकवर हो रहा है। ग्लोबल प्रेशर बरकरार है, फिर भी इंडिया में आई थिंक ग्रोथ थोड़ा रिकवर हो रहा है। तो मेरा मानना है कि शेयर्स अट्रैक्टिव है, लेकिन ये टाइमिंग के चक्कर में कोई रह ना जाए। तो मेरे हिसाब से हर एक लेवल पे आप इन्वेस्ट करते रहो। तो 3 साल के व्यू से इंडियन मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है। मैं तो अभी भी बुलिश हूं कि 3 या 5 साल की व्यू से शेयर के दाम ऊपर ही जाएंगे और ये एक बुल मार्केट करेक्शन है, अच्छा वाला करेक्शन है। मुझे याद है 2003 के साल में जब तेजी शुरू हुई थी तो इंडेक्स 2800 वाला सीधा पहले 6000 हो गया और फिर वहां से करेक्शन आया सितंबर 2004 के आसपास। तो 33% का 1500 पॉइंट का करेक्शन था, मतलब 25% का करेक्शन आया और 4500 हो गया था। काफी लोग नर्वस हो गए थे कि ये खत्म हो गया। आप सोचो 4500 में अगर आपने इंडेक्स लिया होता तो उसके बाद 21000 का लेवल आया और वो जो चला इंडेक्स उसमें भी बहुत बार 20% के करेक्शन आए। मई 2004 में 17% एक दिन में निकल गया था। तो वो मतलब वो होते रहता है। तो आई थिंक ये बुल मार्केट का एक करेक्शन है। रिदम सर, जब आप कह रहे कि इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है, तो फिर क्या ऐसे सेक्टर्स, ऐसे शेयर चुनने चाहिए जिनका कारोबार ज्यादा हिंदुस्तान में और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो सेक्टर्स, थीम्स आपको नजर आ रही हैं? नहीं, मेरे हिसाब से एक्चुअली पोर्टफोलियो में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ग्लोबल ग्रोथ भी रिकवर होगा और कई ग्लोबल शेयर्स भी सस्ते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में काफी सस्ते हो गए हैं शेयर्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर होना चाहिए। बाकी आपकी बात सही है, डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज्यादा रस नजर आ रहा है, तो वहां पे ज्यादा तेजी होगी। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के शेयर ले लो या कंज्यूमर स्टॉक्स ले लो या फिर इंडस्ट्रीज ले लो। तो ये 4 सेक्टर में हम ओवरवेट है और ज्यादातर ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स में हम लोग अंडरवेट है। अब भी अंडरवेट है, मानना पड़ेगा। स्टॉक्स काफी सस्ते हो गए, लेकिन मुझे लगता है ये चाइना का जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा चंद महीनों तक। तो ये एवरी लेवल पे आई थिंक बिके जाएंगे स्टॉक। एक कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान में लोगों को तभी मिलता है बाजार में पैसा लगाने का, जब वो ये समझते हैं कि मॉर्गन स्टैनली और दूसरी एफआईज के आंकड़े पॉजिटिव दिखने लगे बाजार में खरीदारी के, एफआईज की बिकवाली के आंकड़े दिखे। आपको क्या लगता है, क्या वो ट्रिगर होगा या कब से आपको लगता है एफआईज फिर से भारतीय बाजारों में लौटेंगे, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए? एक्चुअली हमारी पिछली भी चर्चा हुई थी और अब भी मैं बोल रहा हूं कि अगले 12 महीनों में और पिछले 9 महीने में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर एफआई से ज्यादा पैसा लगाएंगे इक्विटीज में। तो ये बात 2015 में तो तय हो गई है,
पहले 8 महीनों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने एक्विटीज में एफआई से ज्यादा लगाए पैसे, और मेरा ये मानना है कि अगले 12, 24 और 36 महीनों में ये ट्रेंड जो है वो रहेगा। प्रीतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को ये राय शेयर करने के लिए। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।